भारत बंद आज सड़क पर उतर रहे हैं किसान। भारत बंद में कितने किसान संगठन हैं शामिल, कितने सियासी दलों ने दिया है समर्थन, किसानों के बंद का कितना असर, दिन भर की खबर पर नजर। किसानों के भारत बंद से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 किसानों का भारत बंद। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज फिर सड़कों पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है और सभी लोगों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। व्यापारियों से दुकानें बंद रखने का आग्रह किया है। किसानों ने बंद के दौरान अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन भारत बंद में शामिल है। बंद का आह्वान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि आज का बंद ऐतिहासिक होगा। सभी राष्ट्रीय व राज्य मार्गों को जाम किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डासना, मोदीनगर, गढ़मुक्तेश्वर, दुहाई, सिंघू बॉर्डर और केएमपी हाईवे पर ट्रैफिक बंद रखने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल भी किसान संगठनों की बुलाए बंद का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस, आप, लेफ्ट, एनसीपी, सपा, बसपा, अकाली दल और तृणमूल कांग्रेस सरीखे कई विपक्षी दलों ने किसान संगठनों के समर्थन में बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल समेत कई कर्मचारी और व्यापारी संगठनों ने समर्थन का ऐलान किया है। भारत बंद से राजधानी दिल्ली और यूपी के कई जिले व्यापक तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। किसान संगठनों ने दिल्ली से चंडीगढ़ और पंजाब जाने वाले सभी रास्ते बंद रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में किसान रेल यातायात भी ठप करने पर अड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा की खट्टर सरकार को पानीपत के युद्ध के मैदान का हवाला देकर सीधी चुनौती दी। किसान मान सम्मान को प्रायोरिटी पर रखता है, उसमें एलिगेशन लगा दो। हम आमने सामने की लड़ाई में कमजोर नहीं है, हम धोखे की लड़ाई में कमजोर हैं। इससे पहले कल हरियाणा के पानीपत में हुई किसान महापंचायत में किसान नेताओं ने सरकार को एक बार फिर चुनौती दी। कहा, बॉर्डर पर बैठे 10 महीने हो गए, उससे कई महीने पहले से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। किसान नेताओं ने कहा कि उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। 40,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन उन्हें कमजोर न समझा जाए। 700 किसान अभी तक धरने में शहीद हो चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से फिर से अपील की है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़ दें। सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है। सरकार कृषि बिल पर किसानों की आपत्ति पर अमल करेगी। किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों के समर्थन पर कहा है कि किसान के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। केंद्र और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये 14 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी। इस दौरान केवल 2 बैठकों में सरकार और किसानों के बीच 2 मांगों पर सहमति हुई है। 22 जनवरी को 11वीं बैठक हुई, जिसमें किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद किसानों ने भी सरकार से बातचीत की पहल छोड़ दी। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दिन भड़की हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है और बातचीत का सिलसिला थम गया है। किसान नेता राकेश टिकैत जगह जगह घूमकर किसानों की महापंचायतें कर रहे हैं, जिसे राजनीतिक चुनावी आंदोलन का नाम भी दिया जाने लगा है। गौरतलब है कि किसानों को दिल्ली की सीमा पर धरना देते 300 से अधिक दिन का समय हो चुका है। देश के किस हिस्से में आया चक्रवाती तूफान, कितने लोग हुए परेशान, आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान, अब पीएम का क्या है प्लान, सेंट्रल विस्टा साइट पर क्यों पहुंचे पीएम मोदी और महंत नरेंद्र गिरि की मौत केस में सीबीआई जांच का अपडेट क्या है। राष्ट्र की अहम खबरों को देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। चक्रवाती तूफान गुलाब ने कल शाम को देश में प्रवेश कर लिया है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 2 मछुआरों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के सीएम को आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राहत और बचाव दल की टीमें मौके पर तैनात हैं। उड़ीसा के तटीय 11 जिलों में एनडीआरएफ की 24 और ओडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की हैं। गंजम से 10,000 लोगों समेत 6 जिलों से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच राहत की बात यह है कि चक्रवाती तूफान आगे चलकर कमजोर पड़ने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और आपको एक हेल्थ डिजिटल कार्ड दिया जाएगा। इसके आधार पर किसी भी अस्पताल में जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। अभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट परियोजना के रूप में ये लागू है। पीएम मोदी कल देर शाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच में सेंट्रल विस्टा का सौंदर्यीकरण हो रहा है और निर्माण कार्य चल रहा है। पीएम यहां करीब 1 घंटे तक रहे और नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। अगले 250 सालों की जरूरतों को देखते हुए विश्वस्तरीय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार कोर्ट जाएगी। वर्तमान तय सीमा की वजह से पर्याप्त यात्रियों को इन धामों में दर्शन का मौका नहीं मिल रहा है। सीएम ने कहा, अभी जितने श्रद्धालु चारों धाम में पहुंच रहे हैं वे दोपहर तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद मंदिर खाली हो जाता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने आनंद गिरी की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच महेंद्र नरेंद्र गिरी की वसीयत भी सामने आई है, जिसमें महेंद्र बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया है। देश में कल कोरोना के करीब 27,000 नए केस सामने आए। इससे एक दिन पहले के मुकाबले करीब 1,000 कम हैं। वहीं 29,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं, जो एक दिन पहले के मुकाबले 3,000 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में 276 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के 2,93,000 एक्टिव केस हैं। देश भर में करीब 86 करोड़ को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अकेले यूपी में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस बीच देश भर में वैक्सीनेशन अभियान और तेज हो गया है। कई इलाकों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल की हैं, जहां मोबाइल टीम दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रही है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच कर्नाटक से चिंताजनक खबर सामने आ रही है। राज्य के हुबली जिले में पिछले 15 दिनों से 150 से अधिक बच्चों को KIMS में भर्ती कराया गया है। इन बच्चों में निमोनिया के लक्षण हैं। कुछ रोगियों में रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस की पुष्टि हुई है। बाल रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मिनोर रटोगेरी ने बताया, 7 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। सीएम योगी के 7 स्पेशल चुनावी समर में होगा कितना असर? चन्नी कैबिनेट का विस्तार, सिद्धू कितने असरदार, प्रियंका का मिशन यूपी, योगी को कितनी चुनौती मिलेगी? दिग्विजय के आरोपों पर बीजेपी ने कैसे किया प्रहार? सियासी जगत से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 चुनावी विस्तार। यूपी विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले कल योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ। इसमें 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 6 राज्य मंत्री होंगे। ये हैं छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, संगीत बिज, संजीव कुमार, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की है। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 ST और 1 ब्राह्मण चेहरा है। योगी कैबिनेट में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। चुनाव से पहले योगी का ये आखिरी कैबिनेट विस्तार है। योगी मंत्रिमंडल के 7 नए मंत्रियों में 2 दागी हैं, 6 करोड़पति हैं। जितिन प्रसाद के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक अब कैबिनेट में 84% मंत्री ग्रेजुएट हैं या इससे ज्यादा पढ़े हैं। वहीं 80% मंत्री करोड़पति और 45% मंत्री क्रिमिनल केस वाले हैं। नबी पास दिनेश खटीक सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए कैबिनेट विस्तार पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, जब बजट ही नहीं तो मंत्री क्यों बना रहे हो? अखिलेश ने कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जाति देखकर मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन इससे लाभ नहीं होने वाला है। कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी को मौका देने की कोशिश की गई है। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है तो उनको आप दवा भिजवा दीजिए। ब्राह्मण के नाम पर जितिन प्रसाद को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर जितिन ने कहा कि हमारी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट का भी कल विस्तार हुआ। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के राजभवन में 15 नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई। इसमें 7 नए चेहरे को जगह मिली है। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना को कैबिनेट में जगह दी गई है। चन्नी कैबिनेट के पहले विस्तार में आज सबसे पहले 6 बार के विधायक रहे ब्रह्मा मोहिंद्रा को शपथ दिलाई। उनके बाद मनप्रीत सिंह बादल को शपथ दिलाई। मनप्रीत सिंह अमरिंदर सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। 5 विधायक ऐसे भी हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में भारत भूषण, प्रगट सिंह, रणदीप सिंह नाभा, सुखबिंदर सरकारिया के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की खोई सियासी जमीन हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। आज वे फिर लखनऊ पहुंच रही हैं और यूपी में 1 हफ्ते तक रहेंगी। वे पार्टी के कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। उनकी नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश करेंगी। प्रियंका की 16 मंडलों में प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान जनसभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। RSS और सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक रमेश्वर शर्मा ने कहा, जब मदरसों की बात आती है तो दिग्विजय सिंह क्यों कुछ नहीं बोलते। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, दिग्विजय सिंह का दृष्टिकोण और दृष्टि दोनों ही दूषित हैं। तालिबान ने क्यों दी पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी? पाई पाई को मोहताज हुआ तालिबान।
लोगों से लगवाई खजाने पर से बैन हटाने की गुहार और तालिबान राज में शेविंग कराने पर बैन लग गया है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 तालिबानी राज। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल को लेकर तालिबानी लड़ाकों में जबरदस्त गुस्सा है। कुनार में दोनों देशों की सीमा पर एक बंदूकधारी तालिबानी पाकिस्तानी सेना के जवानों को खुलेआम धमकी देता नजर आया। तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी से कहा कि तुम्हारे साथ हमारा समझौता है, लेकिन आपने अगर फायरिंग बंद नहीं की तो हम इसी बंदूक से बदला लेंगे, इसीलिए संभल जाओ। तालिबान राज में लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। तालिबान ने अब लोगों की दाढ़ी को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। तालिबान ने हेलमंद प्रांत में सैलून चलाने वाले लोगों को दाढ़ी नहीं बनाने का निर्देश दिया है। पुरुष बाल की कटिंग करा सकते हैं, लेकिन शेविंग नहीं बनवा सकते, दाढ़ी पर रेजर नहीं चलवा सकते। तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हेरात प्रांत में जुटे लोगों ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से फंड पर से पाबंदी हटाने की मांग की है। भयंकर गरीबी की मार झेल रहे अफगानिस्तान में आर्थिक संकट हर दिन गहराता जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही अमेरिका समेत दूसरे प्रभावशाली देशों ने अफगानिस्तान के सभी फंडों और बैंकों में जमा पैसे को फ्रीज करवा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो तालिबान और उसके नेताओं पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब तालिबान या अफगानिस्तान में किसी भावी सरकार की बात आती है, वो अमेरिका का अहम रोल होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के तहत काम करना होता है तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा होती है। तालिबान को मान्यता देने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के बाद अब रूस ने भी तालिबान पर समावेशी सरकार बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि तालिबान पहले अपनी सरकार में समाज के सभी वर्गों को शामिल करे। रूस ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने और तालिबान की जनता से किए गए वादों को पूरा कराने के लिए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। तालिबान चीन से ज्यादा मदद लेने के लिए लगातार चीनी दूतावास और उसके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहा है। इसी कड़ी में तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने चीन के राजदूत से कल फिर मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और अफगानिस्तान में मानवीय सहायता मुहैया कराने पर बात हुई। तालिबान अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए अपने समर्थक देशों के जरिए कूटनीतिक प्रयास करने में जुटा है। काबुल में कल तुर्की के राजदूत और तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी के बीच मुलाकात हुई। तालिबान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा अफगानिस्तान के लिए मानवीय मदद और तुर्की में रह रहे अफगानी रिफ्यूजी पर बात हुई। मीडिया की आज़ादी को खत्म करने के लिए तालिबान ने 11 नए नियम जारी किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ऐसे विषयों के प्रकाशन पर रोक लगाने को कहा गया है जो इस्लाम के खिलाफ है या वो राष्ट्रीय व्यक्तियों का अपमान करता हो। इससे पहले पत्रकारों की पिटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से हर सरकारी कार्यालय में तालिबानी पहचान दे दी गई है। अब तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान के पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र में बदलाव करने का ऐलान किया है। पुरानी सरकार की ओर से जारी पासपोर्ट अब कुछ समय के लिए ही मान्य रहेगा। तालिबान अफगानिस्तान का नाम पहले ही इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।